हमजा अली मजारी, रहमान बलूच, अतीक अहमद, दाऊद अबराई। ये नाम हाल फिलहाल आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, क्योंकि आजकल सिनेमा में, बॉलीवुड में एक ही मूवी चल रही है, धुरंधर, जिसे कुछ लोगों द्वारा मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। इस मूवी में एक सीन आता है जहां दाऊद इब्राहिम ये कहते हैं कि जब से ये चाय वाला आया है, हमारे लोगों के अंदर खौफ और ज्यादा बैठ चुका है। और एक सबसे बड़ा इशू कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ। इस मूवी में दिखाया गया है कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए इस डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि 60,000 करोड़ फेक करेंसी नेपाल के रास्ते होते हुए इंडिया में आने वाले थे, और उसमें सबसे ज्यादा मेन रोल था दाऊद इब्राहिम का, और जो कि इंडिया में पहुंचाने वाले थे अतीक अहमद के पास। डिमोनेटाइजेशन मेनली माना गया था कि सरकार में जितना भी करप्शन चल रहा है, टेरर फंडिंग है, उसको रोकने के लिए किया गया था। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट का सबसे फेल एक्सपेरिमेंट था। आरबीआई रिपोर्ट द्वारा यह बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 99% करेंसी वापस इंडिया के बैंकों में पहुंच चुकी थी। लेकिन इसमें सबसे मेन रोल है हमजा अली मजारी, एक रो एजेंट। लेकिन आज हम न किसी प्रोपोगंडा की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मेनली एक रो एजेंट की। रो कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, आईबी का क्या रोल था, आईबी कब था। मेनली जो आईबी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो ब्रिटिश राज में जो हमारे इंडियन क्रांतिकारी थे उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। और 1947 में आजादी के बाद आईबी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका था। आईबी को काम सौंपा गया कि विद इन इंडिया या आउटसाइडर इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करके इंडिया तक पहुंचाना। 1962 के इंडो चाइना वार और 1965 के इंडियन पाकिस्तान वार में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर रहा, क्योंकि आईबी वो इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाई जिससे भारत पहले से चौकन्ना रह सके। आर एन काउ, रामेश्वर नाथ काउ, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इंडिया को इंटेलिजेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आर एन काउ की मदद से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया। इसे मोटे मोटे तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो से ज्यादा पावर दी गई। आईबी को सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस, जैसे कि विद इन इंडिया में काम सौंपा गया कि वो अंदर की एक्टिविटी पे ध्यान रखे। जैसे कोई भी टेरर प्लान कर रहा है, कोई नक्सलाइट अटैक हो रहा है, तो विद इन इंडिया में उनका रोल लिमिट कर दिया गया। लेकिन आर एंड डब्ल्यू को आउटसाइड द इंडिया काम सौंपा गया कि बाहर की इंफॉर्मेशन गैदर करें। और वैसे मैं आपको बता दूं, आर एंड डब्ल्यू का जो मेजर रोल रहता है वो ये रहता है कि आउटसाइड देश में अगर किसी गवर्नमेंट जो इंडिया के इंटरेस्ट में काम ना कर रही हो, वहां तख्ता पलट करना, अपोजिशन को लेकर आना जो इंडिया के इंटरेस्ट से काम कर रही हो। और इंडिविजुअल तौर पे आप जानते ही हो कि इंडिया के एजेंट कैसे काम कर सकते हैं। रो के फर्स्ट एजेंट कश्मीर बेदी को मोहम्मद इब्राहिम नाम देकर पाकिस्तान भेजा जाता है टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान। और हमारे एजेंट ने पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके इंडिया पहुंचाई। उससे हमें सबसे बड़ी सफलता ये मिली, 1971 के इंडो पाक वार में हम इजिली से जीत गए थे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे एजेंट ने पहुंचाई थी उसकी मदद से हमें सब कुछ पता लग चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या होने वाला है, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर क्या एक्टिविटी चल रही है, इलेक्शन होंगे तो कौन जीतेगा, और पाकिस्तान जो आर्मी अटैक करना चाह रहा है उसकी एक एक इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया के पास में थी। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, उसकी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए रो ने हेल्प की। लेकिन 1975 में इमरजेंसी के बाद, इंदिरा सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और वो रो के कामों को इतना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमें देश के किसी भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उस टाइम अपने देश में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, और हमारे रो के एजेंट ने जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो हमारे देश में पहुंचाई, और हमारे इंडियन एजेंट न्यूक्लियर टेस्ट के ब्लूप्रिंट तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे के मिशन के लिए अप्रोक्सीमेटली $10,000 का खर्च और चाहिए था, और उसके अप्रूवल के लिए पीएम की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन उस टाइम के पीएम मोरारजी देसाई वो अप्रूवल देने से मना कर देते हैं, और रिपोर्ट के अनुसार मोरारजी देसाई पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को सब बता देते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे एजेंट को चुन चुन कर, पकड़कर, ढूंढकर उनको मार दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई के बाद फिर से इंदिरा गवर्नमेंट की सरकार आती है, और वो फिर से रो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करती है। लेकिन जैसे कि इस धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, चाहे ये मतलब पहले इसमें बताया गया है कि दिस इज ए फिक्शनल स्टोरी, लेकिन इसमें मेन दिक्कत मुझे यहाँ लगी कि आप लोग जैसे भी देखें इस मूवी को, सबको देखने का नजरिया, सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। लेकिन इसमें ये सरकार और वो सरकार, हालांकि जो रो को स्ट्रॉन्ग बनाना, रो की नींव रखना इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने की थी,
और जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सब सरकारें एक जैसी होती हैं, हमारी मोदी गवर्नमेंट में भी हमारा बहुत बड़ा फेलियर रहा है। उरी अटैक, पहलगांव अटैक, पुलवामा अटैक, दिल्ली ब्लास्ट, हम हम यहाँ कहाँ आ जाते हैं। हम मेनली यही होता है कि हमारी इंटेलिजेंस अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाई। ये सीन आपने मूवी में देखा होगा, जो कि मूवी का लास्ट सीन है, कि एक इंडियन एजेंट को क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नाम, पहचान, परिवार, सब कुछ उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप लोगों ने रविंद्र कौशिक का तो नाम सुना ही होगा। इंडिया का सबसे, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे बड़ा एजेंट है, लेकिन एक इतने बड़े एजेंट थे कि जिसने पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बनते हैं, और रो की शायद एक छोटी सी गलती के कारण हमारी एक फीमेल एजेंट पकड़ी जाती है, और हमारे रविंद्र कौशिक जो कि एजेंट एजेंट थे, उनके सारे राज खुल जाते हैं। बाद में उनको पाकिस्तान द्वारा टॉर्चर किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली जितना मुझे याद है, 2001 या 2002 में पाकिस्तान की जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत सालों तक रविंद्र कौशिक की मां ने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि जो उनके बेटे ने देश के लिए किया, इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके नाम को कम से कम सम्मान तो दिया जाना चाहिए। लेकिन एक एजेंट अपने देश की रक्षा के लिए, उसको ये तक पता होता है कि ना उसको पहचान मिलेगी, ना उसको नाम मिलेगा, ना उसको सम्मान मिलेगा, और देश के लिए बलिदान हो जाता है।